इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बैंक की, कैश की, यूपीआई की और जीएसटी की लिमिट्स के बारे में। जी हाँ, चाहे कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करना हो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर, कितने बैंक अकाउंट्स आप होल्ड कर सकते हैं, टीडीएस कब कटता है, कितने की एफडी आपको करनी चाहिए ताकि नोटिस वगैरह ना आए, कितने का यूपीआई ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है, डिजिटल ट्रांसफर एंड एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस, या कितना अमाउंट आप कैश के अंदर किसी से नहीं ले सकते। मतलब ये सारी जानकारी दूंगा, 2026 की इफेक्टिव लिमिट्स बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से इनकम टैक्स का हर एक प्रोस्पेक्ट सीखना चाहते हैं, चाहे टैक्स प्लानिंग हो गई या फिर आईटीआर फाइलिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पे कोई भी कॉमन बंदा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख सकता है। अब देखिए, पहले अगर मैं कोर प्रिंसिपल की यहाँ पे बात करूं तो ऐसे कोई भी फिक्स लीगल लिमिट नहीं है, ना तो आरबीआई कहता है ना बैंक कहता है कि आप अपने अकाउंट के अंदर 400-500 करोड़ 1000 करोड़ नहीं रख सकते। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर इनकम होना चाहिए। जी हाँ, जो भी अनएक्सप्लेन मनी है वो ब्लैक मनी के अंदर काउंट होता है, जहां पे 84% तक का टैक्स और पेनल्टी गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा सकती है। अब दूसरा, यहाँ पे लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि मैं कितने बैंक अकाउंट्स होल्ड कर सकता हूं, तो उसके ऊपर भी आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, किसी की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी मर्जी चाहो आप अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग करते टाइम पे उनको डिस्क्लोज जरूर कीजिए। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि जो लोग आज भी यहाँ पे 2026 के अंदर कैश के अंदर ज्यादा डीलिंग करते हैं और कैश को डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे 10 लाख रुपए पर ईयर पर बैंक की लिमिट है। जी हाँ, इसके नीचे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर अगर आप बियॉन्ड करते हैं, चाहे कैश डिपॉजिट हो गया या फिर कैश विड्रॉल हो गया, तो स्पेशली इनकम टैक्स प्रोफाइल के अंदर वो आपका फ्लैग होगा। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एएस का जो टैब होता है उसी के अंदर जो है स्पेशली आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया या फिर विड्रॉल किया है सेविंग अकाउंट के अंदर। वहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो ये 50 लाख रुपए की लिमिट है, और ध्यान रखिएगा ये पैन वाइज लिमिट नहीं है, ये बैंक वाइज लिमिट है। इसके बाद में अगर मैं टीडीएस की यहाँ पे बात करूं तो अगर आपने अपने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं कर रखी, ना ही बैंक को सबमिट कर रखी है, तो अगर आप अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए से ज्यादा का यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हैं तो उस केस में 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के विड्रॉल के ऊपर 2% का टीडीएस कटेगा और अबाउट द 1 करोड़ 5% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली आईटीआर फाइल करते हो, बैंक को भी सबमिट कर रखा है, तो केवल 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल करते हो तभी जाके आपका टीडीएस कटेगा। और ध्यान रखिएगा ये टीडीएस ऐसा नहीं है कि इसको आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आईटीआर जब आप फाइल करते हो तो उस टाइम पे आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अब बात करते कि एफडी कितने की करनी चाहिए, तो एफडी के ऊपर भी वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करते हैं तो सिंपली जब आप अपना यहाँ पे 26 एएस चेक करेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी क्रिएट करते हैं तो इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर आपकी फ्लैग्स यहाँ पे जरूर हो जाती है। वहीं पे अगर मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन की या जीएसटी एक्सपोजर की यहाँ पे बात करूं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी सारी यूपीआई रिसिप्ट को ट्रैक करता है। कई लोग जाने अनजाने में काफी ज्यादा हाई यूपीआई यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, और जबकि मैं बताना चाहूंगा यूपीआई की जो रिसिप्ट होती है वो आपके बिजनेस के टर्नओवर के अंदर काउंट होती है। तो अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और लोगों से, मान लीजिए आपने यहाँ पे साउंड बॉक्स वगैरह लगा रखा है, क्यूआर कोड लगा रखा है, तो उसके ऊपर जितनी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो सारी आपकी टर्नओवर काउंट की जाएगी। इवन जो बंदा बिजनेस नहीं कर रहा है, काफी ज्यादा यूपीआई के ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसके पास में प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वरना उसको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस रिसिप्ट मान सकता है। इसके अलावा अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे गुड्स के केस के अंदर 40 लाख रुपए की लिमिट है, 40 लाख से ऊपर जाते ही आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। सर्विस के केस में ये 20 लाख रुपए की लिमिट है। वहीं पे जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कई लोग ये करते हैं रिवॉर्ड्स के चक्कर में दूसरों के एक्सपेंडिचर जो अपने क्रेडिट कार्ड से करने लग जाते हैं, और उस केस में अगर आप बिल का जब पेमेंट करते हैं तो अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी कैश में पेमेंट होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्लैग करता है उसको। वहीं पे नॉन कैश पेमेंट में भी अगर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने बिल बना दिया पूरे साल भर के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का, तो प्रॉपर आप जब अपना एएस चेक करेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी दूसरे लोगों की ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करनी है। आपकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्रेडिट कार्ड का खर्चा करना है। अब अगर मैं डिजिटल ट्रांसफर लिमिट्स की यहाँ पे बात करूँ, चाहे आप IMPS करते हो, NFT करते हो, तो देखो यूपीआई के अंदर तो नॉर्मली 1 लाख रुपीज़ पर डे की लिमिट होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए पर डे की लिमिट होती है। IMPS में एक साथ आप 5 लाख रुपए कर सकते हो। NEFT के अंदर कोई लिमिट्स नहीं है। RTGS के अंदर भी मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कैश आपको कब नहीं लेना चाहिए, कब आपको अवॉइड करना चाहिए, तो किसी भी पर्सन से सिंगल डे के अंदर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते। जी हाँ, तो आप देखते होंगे जब भी आप ज्वेलरी वगैरह भी बाय करने जाते हो तो ज्वेलर्स भी बोलता है कि भाई मैं 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं लूंगा, तो वो यही उसी का मेन रीजन है और इसके ऊपर 100% पेनल्टी एप्लीकेबल है। इवन जो बिजनेस के भी जो खर्चे होते हैं वो आप 10,000 रुपये पर डे पर पर्सन से ज़्यादा जो है डिसअलाउ कर दिए जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लोन और यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी अगर आप कैश में करते हैं तो यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन भी भाई कैश में 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन हाँ वो अलग बात है, लोग करते हैं, बेसिकली वो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कैश में डोनेशन की बात करूं तो 2,000 रुपये से ज़्यादा की कैश में डोनेशन एलिजिबल नहीं है। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन 80G के अंदर जो इनकम टैक्स का एक्ट होता है उसमें ना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जो है कैश पेमेंट अलाउ नहीं रहता है अगर आप 80D का बेनिफिट्स उठाना चाहते हो तो। इसके अलावा अगर मैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको ITI के अंदर जरूर डिक्लेयर कीजिए। बिजनेस चला रहे तो GST पोर्टल पे जाकर आपका जो करंट अकाउंट है उसको लिंक करना मत भूलिएगा। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आपके जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको आप सेविंग अकाउंट के साथ में करिए, और अगर आप बिजनेस चला रहे तो मेक श्योर कीजिए भाई एक करंट अकाउंट यहाँ पे जरूर ओपन कीजिएगा। बाकी मैं नॉन कंप्लायंस की बात करूँ तो आपको इनकम टैक्स या GST के नोटिस और 100% ट्रांजेक्शन अमाउंट तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। बाकी गाइस अगर आप डिटेल के अंदर इन चीजों के ऊपर टैक्स प्लानिंग के साथ में इन चीजों को ITI में कहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है ये सब भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।